नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में लगातार 5वीं बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे नहीं किया था। वही विधानसभा चुनावों में जीतकर विधायक बने सभी 10 सांसदों ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसमें 2 केंद्रीय मंत्री समेत 5 सांसद मध्य प्रदेश से हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, ऋति पाठक और उदय प्रताप सिंह के इस्तीफे से साफ हो गया है कि ये विधायक बने रहेंगे। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिलेगी, इसकी चर्चा भी जोरों पर है। आखिर किन चेहरों को मिलेगी कैबिनेट में जगह, करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद अब कई तरह के सवाल सूबे की सियासत में घूमते नजर आ रहे हैं, जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार है। इन सवालों का जवाब जितना जनता जानना चाहती है, उतना ही जानना चाहते हैं वो सियासतदान जिन्हें अपनी पार्टी से काफी उम्मीदें हैं और जो अपने प्रतिद्वंदी को हराकर जीत का विजय पताका लहरा चुके हैं। एक तरफ तो मध्य प्रदेश में चर्चा है कि आखिर प्रदेश का नया सीएम कौन होगा, तो वहीं दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि नए मंत्रिमंडल में किन चेहरे को जगह मिलेगी। मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है और मध्य प्रदेश की सरकार के कैबिनेट में किन किन को जगह मिलेगा, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में दिग्गजों की भरमार है और सभी के सभी सांसद से लेकर बड़े दिग्गज चेहरे मध्य प्रदेश चुनावी मैदान में थे। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट में किन किन को जगह मिलती है। तो चलिए अब आपको कुछ नाम बता देते हैं जिनको लेकर सुगबुगाहट तेज है कि ये चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। उषा ठाकुर, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, विजय शाह, मोहन यादव, ओम प्रकाश सकलेचा। नामों की लिस्ट और भी ज्यादा लंबी है, लेकिन आलाकमान किस किस पर भरोसा जताता है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं उन चेहरों के बारे में जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसमें सबसे पहला नाम उषा ठाकुर का है, जो कि 2003 में पहली बार विधायक बनी। 2020 में शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री बनी। उषा ठाकुर महिलाओं की समस्या को लेकर मुखर रहती हैं। अगला नाम है भूपेंद्र सिंह का। बीजेपी के कद्दावर नेताओं की लिस्ट में ये शामिल हैं। सीएम शिवराज सिंह के माने जाते हैं काफी खास, तो 2018 में दूसरी बार ये मंत्री बने थे, तो इनके नाम की चर्चा भी काफी ज्यादा है। गोपाल भार्गव का नाम भी लिस्ट में शामिल है। 1985 में पहली बार सहली सीट से चुनाव लड़े थे। लगातार 2023 तक सहली से हासिल जीत करते हुए नजर आए हैं। ओबीसी और ब्राह्मण वोटर्स में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तुलसी सिलावट का भी जिक्र कर लेते हैं, जो 2018 में चुनाव के बाद ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। 1985 में पहली बार वो चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे। सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। मालवा निमाड़ क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी शामिल है। सिंधिया परिवार के करीबी हैं गोविंद सिंह। 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। शिवराज सरकार में भी इनको मंत्री पद दिया गया था, तो अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि इस बार भी मंत्रिमंडल विस्तार में इनको जगह दी जा सकती है। विजय शाह का जिक्र कर लेते हैं। 1990 से लगातार बीजेपी उम्मीदवार रहे हैं विजय शाह। हरसूद सीट पर प्रचंड जीत हासिल की है। 8 पारी में 5 मंत्रालय की निभा चुके हैं जिम्मेदारी, तो 5 मंत्रालय की जिम्मेदारी भी ये निभाते हुए नजर आ चुके हैं। मोहन यादव का जिक्र कर लेते हैं। 1979 में प्रदेश इकाई की परिषद में ये मंत्री नियुक्त हुए थे। 2013 में पहली बार चुने गए थे विधायक। 2020 में बीजेपी की सरकार बनने पर कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो इनकी नाम की चर्चा भी काफी ज्यादा है। ओम प्रकाश सकलेचा की अगर बात करें तो कांग्रेस से बगावत करे मंत्री हैं ये। 2020 में बीजेपी सरकार में शामिल हुए थे, कैबिनेट मंत्री नियुक्त हुए थे। एमएसएमई के साथ ही विज्ञापन और प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी भी इन्हें दी गई थी। जगदीश देवड़ा, जो कि मल्हारगढ़ से विधायक हैं, जगदीश देवड़ा, शिवराज सरकार में इन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया था। बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर इनकी पहचान है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कि 2020 में बीजेपी में शामिल हुए,
तोमर शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्रालय इन्हें दिया गया। ग्वालियर संभाग में मजबूत पैठ रखते हैं, इस वजह से ये अटकलें हैं कि इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। राजेंद्र शुक्ल विंध्य क्षेत्र के बड़े नेताओं में शामिल हैं। 4 बार कैबिनेट में जगह मिली है। 2003 में पहली बार विधायक चुने गए थे। तो इन नामों पर लगातार चर्चाएं सामने आ रही हैं। अब किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो देखने वाली बात होगी। किस आधार पर पार्टी ये डिसाइड करती है ये भी देखने वाली बात होगी। अभी तो अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की कमान किसको सौंपी जाएगी, कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, कौन मंत्रिमंडल का विस्तार जिसका नेता बनेगा। ये तमाम तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्या जाति समीकरण के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या फिर जिस एरिया में ज्यादा वोटिंग हुई है, जहां से ज्यादा प्रत्याशी जीत दर्ज की है, उस आधार पर मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं और अजय दुबे हैं जबलपुर से। सबसे पहले सत्य प्रकाश जी, मैं आपका रुख करूंगी और समझना चाहूंगी कि इस बार का चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा। अब अटकलें ये भी लगाई जा रही कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल को लेकर भी कई अटकलें हैं, कुछ नाम सामने आ रहे हैं। क्या लगता है किस आधार पर इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मंत्रिमंडल की अटकलों का बाजार तब गर्म ज्यादा होगा जब भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल लीडरशिप या लेजिस्लेटिव मेंबर्स ये तय कर लें कि सीएम का चेहरा कौन होगा। अब आपने कहा कि मंत्रिमंडल का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन लोग इसमें इंडक्ट हो सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़े 2 मेजर फैक्टर जो मेरी नजर में आते हैं। पहला 2024 असेंबली इलेक्शंस, जिसमें मध्य प्रदेश ने पिछले बार 28 आउट ऑफ 29 सीट्स जीती थी। तो जो शिवराज सिंह चौहान का नारा है कि अब की बार पूरी 29, उसको मेंटेन करने के लिए क्या फिजिबल होगा, जिसमें किस क्षेत्र से, किस कम्युनिटी से या किस लीडरशिप को सेटिस्फाइड करने के लिए किन नामों की जरूरत पड़ेगी, उस पर विचार किया जाएगा। दूसरा चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट में जो लोग शामिल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री होते हैं उसका बड़ा रोल होता है। बहुत कुछ मंत्री उनकी पसंद के या ना होना उनकी नापसंद पर डिपेंड करता है, क्योंकि आखिरकार किसी भी सीएम को अपने कैबिनेट के काम या सरकार के कामों को इन्हीं मार्फत से ज्यादा बेहतर किया जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक सीएम फेस नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल अगर पिछले सीएम ही रिपीट होते हैं शिवराज सिंह, तो आप जानते हैं कि उनके करीब के लोगों का आना लगभग तय है। जैसे भूपेंद्र सिंह उनके करीबी में है, राजेंद्र शुक्ल उनके करीबियों में से जाने जाते हैं। ऐसे कई और मंत्री भी हैं जो उनके करीबियों में हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं दूसरा नाम सीएम की रेस में आ जाता है या सामने पार्टी अनाउंस कर देती है, तो फिर उनके जो सपोर्टर्स हैं या जिनने उनके जमाने से उनका साथ दिया है, उनके आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरी लिस्ट में तब तक लोग शामिल नहीं होंगे जब तक कि उनका नाम सेंट्रल लीडरशिप कहीं ना कहीं अप्रूव नहीं कर देती। अब उदाहरण लें, कैलाश विजयवर्गीय अगर नाम आते हैं, प्रहलाद पटेल का नाम आता है या थर्ड किसी दूसरे का नाम आता है, मान लो ट्राइबल फेस आ गया, ट्राइबल में भी कौन जीता है, हो सकता है सुमेर सिंह सोलंकी को भी बना दिया जाए। तो अगर वो तो उनका किस पे कंट्रोल है, वो किन लोगों को लेकर आएंगे, तो हालात डिपेंड करेंगे कि वो कौन सा व्यक्ति सीएम बन रहा है, वो कितनी अपना इन्फ्लुएंस उस मिनिस्ट्रियल बर्थ में लोगों को लेने के लिए कर सकता है या फिर सेंट्रल लीडरशिप पे डिपेंडेंट रहेगा। पर यह तय है कि जो जलवा चलेगा इसमें, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जलवा चलेगा। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, अटकलें भी यही लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ही इस बार डिसाइड करेगा कि किस तरह की व्यवस्था आगे देखने को मिलेगी। प्रमोद, आप बताइए कि किस आधार पर इस बार मंत्रिमंडल में लोगों को जगह मिलेगी, क्या स्थिति वहां पर आप देख रहे हैं और साथ ही क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, सत्य प्रकाश जी जो कह रहे हैं वो 100% सत्य है। नाम के अनुरूप उन्होंने बात कही है। अभी तो दूल्हा की बारी है।
और बारात की लिस्ट तैयार इसके बाद होती है। और देखिए होता क्या है अमूमन कि मुख्यमंत्री तय करता है, उसका विशेष अधिकार होता है कि मंत्रिमंडल में किस किस को जगह देना है। हाँ, बातचीत तो कभी भी की जा सकती है, कयासबाजी कभी भी लगाए जा सकते हैं। इस बार यदि खास बात करें तो मध्य प्रदेश में 12 मिनिस्टर हारे हैं, 12 मिनिस्टर। कद्दावर नाम थे जो मिनिस्ट्री के शिवराज सरकार के, वो हार गए, यानी 12 जगह तो खाली हो गई हैं। तो खाली जगहों के लिए 12 तो नए नाम आने ही वाले हैं। हाँ, इसके अलावा जो पिछली बार जो मिनिस्टर थे जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी वो बदले जाएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो जो केंद्रीय मंत्री, वो जो सांसद से विधायक बने हैं और इससे अब जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो फाइनल है। मालवा तरफ आप चलिए तो सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय। अब कैलाश विजयवर्गीय एकदम एमपी की सत्ता के कैलाश पर काबिज होने की पूरे कयास हैं। अब वो वहाँ नहीं होते हैं तो क्या डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे या फिर मिनिस्ट्री होगी तो कौन सा पोर्टफोलियो रहेगा। फिर इसके बाद नीचे हम आते हैं तो देखिए मालवा निवाड़ से कई सरकार में जो मिनिस्टर थे, चाहे ओम प्रकाश सकलेचा हो, चाहे जगदीश देवड़ा हो, हरदीप सिंह डंग हो, इनका होगा तो होगा क्या, या कितने बरकरार रहेंगे और कितने आउट हो जाएंगे, ये देखिए साफ होगा। अब हालांकि मालवा निवाड़ से जो मिनिस्टर थे राजवर्धन दत्तीगांव वो हार भी गए तो एडजस्ट हो भी जाएंगे। दूसरी तरफ ग्वालियर चंबल तरफ आप आएंगे तो जो उपचुनाव देखिए सिंधिया के साथ आए थे बीजेपी में, उनमें से कई नाम हार गए थे जो मिनिस्टर थे। तो अब उनकी जगह क्या वो जो जगह अब तक जो मिनिस्ट्री खाली थी वो वही आएंगे वापस, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर जो खुद सीएम की दौड़ में थे लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ फिर से दौड़ में है, बड़ा नाम माना जाता है, तो वो डेप्यूटी सीएम बनेंगे या फिर सीएम बन पाएंगे या फिर मिनिस्ट्री होगी तो क्या होगी। कई और बड़े चौंकाने वाले नाम में बहुत सारे मिनिस्टर हार गए। और अब आप महाकौशल तरफ आ जाइए तो देखिए राकेश सिंह हो या फिर कई और सीनियर चेहरे हैं। तो प्रहलाद पटेल की बात कर लीजिए, ये तमाम जो टॉप की दौड़ में है, लेकिन ये मंत्री तो बनेंगे 100% है। इस्तीफा इन्होंने यदि देखिए सांसदी की सदस्यता से दे दिया है तो ये विधायक बने रहेंगे, और विधायक बने रहेंगे तो मंत्री तो बनेंगे। कम से कम सबसे निचला इनका जो स्तर रहेगा वो मंत्री का रहेगा। तो पहले तो 12 जगह भरनी है, इसके अलावा बहुत सारे, आप बिंद तरफ जाइए तो राजन शुक्ल, हालांकि हिम्मत हार के आखिर में उनको इलेक्शन से ठीक 2 महीने पहले मंत्री बना दिया गया। अब कई और करीबी नाम है जो मंत्री बनाए जा सकते हैं और ब्राह्मण चेहरे। इस तरफ आप सागर की तरफ आएंगे तो भूपेंद्र सिंह ऑलरेडी बहुत कद्दावर हैं, सीएम शिवराज के करीबी माने जाते हैं, और ओबीसी के बड़े चेहरे हैं। गोपाल भार्गव सबसे सीनियर नेता है, 9 बार के जो विधायक हो गए, इस बार 9वीं बार जीत कर आए हैं, गोविंद सिंह राजपूत। और इसके अलावा कई और चेहरे हैं जो बिल्कुल एकदम मिनिस्टर की दौड़ में 3-4 बार विधायक बन गए, जो इंतजार कर रहे हैं वेटिंग इन में। संजय पाठक देख लीजिए, मंत्री बनने के बाद नहीं बन पाए। ऐसे मतलब एक अनार 100 बीमार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और अब मंत्री के लिए तो बेशुमार हैं। लेकिन अब मंत्री तब चुना जाएगा ना जब दूल्हा तैयार हो जाएगा। दूल्हे को लेकर असमंजस है, हालांकि सबसे आगे रेस में सीएम शिवराज हैं, और जब दूल्हा तैयार हो जाएगा तो स्वाभाविक है वो अपनी बारात बनाएगा। तो अभी तो कयासबाजी है, अभी तो मंत्री पद को लेकर लॉबिंग भी स्टार्ट नहीं हुई होगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी फिलहाल यदि कोई बातचीत चल रही है इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में तो वो सीएम की कुर्सी है। और अलग अलग कयासबाजी लग रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स आ रही सूत्रों के हवाले से। लेकिन मेरा जो मध्य प्रदेश को लेकर ऑब्जर्वेशन कह रहा है वो ये है कि कुछ जो भी होगा वो चौंकाने वाला रहेगा। नया कोई आएगा तो एकदम से बिल्कुल एकदम प्रेडिक्शन परे होगा, नहीं तो जो है वो बरकरार रहेगा। बहुत सारे, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर कयास लगाए जा रहे थे वो हार गए। अब आदिवासियों को लेकर बड़ा फेस बचा कौन है, तो ये जो अलग अलग प्रेडिक्शन है वो देखिए सटीक तो कोई किसी के नहीं बैठ रहा है। इस बार आप देखेंगे तो चुनाव को लेकर किसी एक व्यक्ति का विश्लेषण सटीक नहीं बैठ पाया, सबकी अपनी अलग अलग राय थी, कोई जनता को पढ़ ना पाया इस बार। तो अब जबकि बीजेपी देखिए प्रेडिक्शन से परे फैसले लेती है,
अब यदि सीएम बनाएगी तो बिल्कुल चौंकाने वाला ऐसा नाम लेकर आएगी कि लोग भौचक के रह जाएंगे और उसका फायदा आगे मिल जाता है। वो अलग टाइप की पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे ही मिनिस्टर बनेंगे तो बिल्कुल चौंकाने वाले नाम होंगे। कई हो सकता है पूर्व में जो मिनिस्टर थे जिन पर लेन देन के आरोप लगे हैं, जिन पर कई सरकार की बीजेपी की किरकिरी हुई है, वो बाहर का रास्ता दिखाए जा सकते हैं। जिन्होंने विभाग में बेहतर काम नहीं किया उनको घर बिठाया जा सकता है। नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो कयासबाजी बहुत है, सामाजिक, बिल्कुल क्षेत्रीय कयास बहुत लगाए जा रहे हैं और क्या होता है आगे तो देखने वाली बात होगी। अजय का भी रुख कर लेते हैं। अजय, महाकौशल की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है किन चेहरों को मौका मिलेगा? आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, किस आधार पर इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? देखिए, बिंद महाकौशल की बात करें तो इस बात से बिंद और महाकौशल क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि बिंद को एक नया प्रदेश बनाने की मांग उठती रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि महाकौशल से अगर बात करें तो सांसद राकेश सिंह आते हैं, जो पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत को उन्होंने हराया जबलपुर पश्चिम से। वो भी लोकसभा सचेतक हैं, वो भी एक कद्दावर नेता के तौर पर देखे जाते हैं। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल की बात करें, वह भी जैसा प्रमोद जी ने हमें नाम लगातार सारे नामों को लगभग गिना दिया, लेकिन महाकौशल से प्रहलाद पटेल भी आते हैं। नरसिंहपुर से अच्छी लीड के साथ वहां पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके साथ अगर बात करें तो विंध्य में चले जाइए तो राजेंद्र शुक्ल के साथ रीति पाठक आती है, महिला चेहरा के तौर पर उन्हें भी देखा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लाडली बहना योजना का जिक्र करें क्योंकि वो महिला वर्ग से आती हैं। केंद्र भी महिलाओं के आरक्षण की बात करें क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी केंद्र में महिलाओं को जिस तरह से आरक्षण दिया, तो एक बड़े चेहरे के तौर पर रीति पाठक को भी देखा जा सकता है क्योंकि एक महिला भी हैं, ब्राह्मण चेहरा भी हैं और लगातार 2 बार से सांसद थी। तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है डिप्टी सीएम बनाया जाए। अगर डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता तो वो भी एक ऐसा नाम है जिस पर कोई भी कैबिनेट में आता तो महिला के तौर पर उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं, जो भी बने। और सांसद राकेश सिंह लगातार 4 बार से सांसद रहे हैं, एक लोकसभा सचेतक भी हैं, तो उन पर भी पार्टी दाव लगा सकती है क्योंकि डिप्टी सीएम के रेस में उन्हें भी माना जा सकता है। अगर सीएम नहीं बनते तो डिप्टी सीएम तो बनेंगे नहीं, तो कैबिनेट में शामिल होंगे ही, क्योंकि वो भी लगातार जो है महाकौशल से जीत करा रहे हैं। विवेक तनखा को लगातार 2 बार से वो शिकस्त दे रहे हैं। तो उनके साथ साथ बिंद, महाकौशल और उसके साथ अगर प्रहलाद पटेल की बात करें तो प्रहलाद पटेल भी सीएम के फेस के तौर पर हैं। अगर वो सीएम नहीं बनते तो कैबिनेट में बड़े पद पर, बड़े किसी विभाग के जो है मंत्री जरूर बनेंगे। तो ये तमाम वो नाम है, क्योंकि आदिवासी चेहरे के तौर पर जो है फग्गन सिंह कुलस्ते थे, लेकिन वो जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा तो वो अब तो नहीं हैं उस लिस्ट में शामिल। लेकिन ये 3-4 नाम हैं जिस पर जो है बीजेपी दाव लगा सकती है। बिल्कुल, अटकलें भी बहुत लगाई जा रही हैं, कई आधार तय किए जा सकते हैं जिनके आधार पर मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। सत्यप्रकाश जी, मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगी। लगातार बीजेपी 33% महिला आरक्षण की बात भी करते आई है, क्या इस बार मंत्रिमंडल में ये भी देखने को मिल सकता है? क्या कहते हैं आप? अच्छा प्रश्न पूछा रचका जी आपने। देखिए, अभी आपने प्रमोद जी को सुना, उम्र के भले ही वो छोटे हैं लेकिन उन्होंने अनुभव का बड़ा नजारा पेश किया है। पूरे प्रदेश की राजनीति को उन्होंने चंद समय में प्रदर्शित कर दिया है। देखिए, आपने कहा बीजेपी की जीत का मध्य प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई माना जाता है तो महिला वोटर्स का उसकी तरफ आना माना जाता है। उसके शिवराज सिंह चौहान के 2005 से लेके अभी तक के महिला सशक्तिकरण के ऊपर उठाए गए कदम या केंद्र सरकार के कुछ ऐसे स्टेप जिन्होंने महिलाओं को देश भर में भाजपा की तरफ आकर्षित किया, उनमें से 33% रिजर्वेशन इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट, ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन एक चीज मध्य प्रदेश में तय है कि अगर 2024 की राह पर चलना है तो महिलाओं के सपोर्ट, क्योंकि आपने पिछले चुनाव में देखा है कि महिलाओं का जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, मेल फीमेल का अगर एनालिसिस करते हैं तो अराउंड 50% वोट महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी को मिला, रिमेनिंग 40% कांग्रेस को मिला एंड नेक्स्ट रिमेनिंग अदर पार्टीज को या इंडिपेंडेंट्स को आया। तो कहने का तात्पर्य उसको बचाए रखने के लिए इस मंत्रिमंडल में या फिर सीएम के रूप में उस व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा जिससे ये वोट 2024 में बना रहे। देखिए, यहां एक बात जरूर चली थी, प्रमोद जी ने भी कहा, अभय जी ने भी कहा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे आज तक
अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, यूनियन मिनिस्टर रहे। देश की में बीजेपी की राजनीति में टॉप 5 लीडरशिप में गिने जाते थे। क्या वो ऐसा कोई व्यक्ति बनेगा, उसके अंडर में एक मिनिस्टर रहेंगे? एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल। बीजेपी की ऐसी पार्टी है देश के अंदर जो कड़े निर्णय यानी संगठनात्मक रूप से बड़े मजबूत निर्णय लेने के लिए पहचानी जाती है। आज का जो इंडिकेशन है, इन सबसे लोकसभा से भी इस्तीफा प्लस उनकी मिनिस्ट्री से भी इस्तीफा, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली स्थिति पैदा करने जैसे हालात पैदा करते हुए दिख रहा है कि आगामी समय में मध्य प्रदेश में जो नाम आएगा सीएम के लिए, उसके साथ इनका कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा। एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि एक मुझे लग रहा है कि जैसा कि आपने पिछले साल उत्तर प्रदेश में एक फार्मूला देखा, उसके पिछले 2017 में भी देखा, सीएम के साथ डिप्टी सीएम, वो अभी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो हो सकता है बीजेपी कास्ट बैलेंस करने के लिए, कम्युनिटी बैलेंस करने के लिए एसटी को, ओबीसी को, अपर क्लासेस को, एससीज को भी, इन सबको करने के लिए हो सकता है सीएम के साथ कुछ ऐसे नाम भी डिप्टी सीएम के रूप में लाए जा सकते हैं। हो सकता है इनमें से वो लोग हो सकते हैं, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स 2 ही जीते हैं या फिर जो दूसरे सांसद है वो। लेकिन ये तय नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो चुनाव विधानसभा का लड़े थे, भले ही वो विधानसभा के चुनाव में जीते, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। या कोई पूर्व सांसद है, ऐसा नहीं कि वो पूर्व सांसद 4 बार रहा है, वो जीत के आया, उसको मंत्री बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी है, यह दबाव की राजनीति शायद कम चलती है। उनका जो डिसीजन, सिंगल लाइन डिसीजन उन्होंने जो कह दिया, वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। वो अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उनके खिलाफ पार्टी में बड़ा माहौल पैदा हो जाएगा और एट लास्ट वो साइड लाइन किए जाएंगे। कुल मिला के जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा या कौन सीएम होगा, ये उस चीज पर डिपेंड करेगा कि 2024 की राह में क्या सपोर्टिव होगा। देखिए, अभी ज्योतिरादित्य की भी यहां बात चली, तो ज्योतिरादित्य के एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं मैं। पिछली बार जो 2020 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो ज्योतिरादित्य के लोगों को सब्सटेंशियल महत्व दिया गया, लेकिन क्या अब उनको उतना ही महत्व दिया जाएगा? क्योंकि अब वो कॉमन पार्टी मैन हो चुके हैं। पहले उनके कारण सरकार बनाई थी, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को रीजनल बैलेंस यानी कि महाकौशल में, बिंद में अपनी इस चीज को फेस करना पड़ा था। हालांकि प्रयास किए, चाहे वो गौरीशंकर बिसेन को लेकर हो या फिर राजेंद्र शुक्ला को लास्ट मूवमेंट पे बिफोर अहेड दी 1 मंथ अगो ऑफ इलेक्शंस लिया गया हो, लेकिन ये तय है कि क्या उनके उतने ही नाम अगर साथ रहेंगे तो क्या रिमेनिंग जो सीट्स बचेंगी, यानी कि 34 हैं, 33 लास्ट टाइम में थे, ये निश्चित नहीं है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अभी भर दिया जाए। सभी पहलू को जानने के बाद एक चीज तो समझ में बेहतर आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते ही पार्टी जो भी फैसला लेगी वो लेगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यप्रकाश जी, प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रमोद का रुख कर लेते हैं और प्रमोद से समझने की कोशिश करेंगे। प्रमोद, जैसे कि सत्यप्रकाश जी भी कह रहे थे कि आपने चुनाव को करीब से देखा है, आपने पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को भी बेहद करीब से समझी है, क्या स्थिति आपको लगती है किस आधार पर बनाएंगे? 2024 लोकसभा चुनाव भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई देता है प्रमोद। चलिए, प्रमोद से हमारा भी संपर्क नहीं हो पा रहा, अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, जैसे कि हम महाकौशल और विंद का जिक्र कर रहे थे, अगर हमने देखा कि पिछली बार जो सागर से कई मंत्री रहे, तो क्या इस बार भी ऐसा फैक्टर देखने को मिल सकता है? क्योंकि अटकलें कई हैं, चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और कयास कई लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जो है विधानसभा का चुनाव, कहते हैं 2024 में चुनाव है और सत्ता का सेमीफाइनल था, तो साफ तौर पर 24 को देखते हुए ही भी इस बार भी कैबिनेट का विस्तार हो, चाहे सीएम फेस हो, उनको रखा जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप याद कीजिए, जब 2023 का चुनाव था, चुनाव से ठीक पहले विंध्य से राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बना दिया गया था, क्योंकि विंध्य में भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती रही है। विंध्य भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है, लगातार जो है विंध्य की सीटें, विंध्य में लगातार पिछली बार भी सीटें अधिक थी, इस बार भी है, तो साफ तौर पर विंध्य से भी राजेंद्र शुक्ल को भी बनाया जाएगा, क्योंकि लोक
लोकसभा का चुनाव है, अगर वहां से पार्टी को जीत हासिल करनी है तो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, चूंकि ब्राह्मणों की संख्या वहां ज़्यादा है, तो राजेंद्र शुक्ल को भी मंत्री बनाया जा सकता है, रीति पाठक भी उसमें शामिल है। और उसके साथ साथ अगर सागर चले जाइए तो गोपाल भार्गव भी लगातार 9 बार से लगातार वहां पर विधायक जीत करा रहे हैं, तो वो पहले भी कैबिनेट में शामिल थे, तो इस बार भी उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि 23 के चुनाव के बाद 24 का चुनाव फिर से है और उसे लेकर अब जो है पार्टी किसी भी प्रकार की चूक नहीं करेगी, क्योंकि केंद्र में अगर सरकार बनानी है तो तमाम चीज़ों को, पहलुओं को ध्यान में रखकर ही सरकार इस बार भी कैबिनेट का विस्तार भी करेगी और सीएम फेस पे भी निर्णय लेगी। ठीक है सत्य प्रकाश जी, जैसे कि अजय भी बता रहे हैं कि कई कयास हैं और जैसे कि वो जिक्र कर रहे हैं कि पहले इस पर चर्चा होगी, तमाम तरह का जो भी प्रोसेस होता है वो तो होगा ही, लेकिन इस वक्त एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके आधार पर ही वो अपना पूरा पैनल, पूरा मंत्रिमंडल डिसाइड करेगा, केंद्रीय नेतृत्व का क्या रोल होगा। कई तरह की अटकलें हैं, कई तरह के कयास है, क्योंकि इस बार चुनाव जो था पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व ही हर चीज में हस्तक्षेप करेगा या सीएम बनने के बाद ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी? देखिए रचिका जी, आपने फिर अच्छा सवाल पूछा है। देखिए आमतौर पर जो ट्रेडिशन है वो ये होता है कि सीएम का अपना स्व विवेकाधिकार है, जिसके आधार पर वो अपने कैबिनेट मेंबर्स के अपॉइंट करता है, क्योंकि जो उसके मंत्री होते हैं एग्जीक्यूशन काम का पूरा सीएम तो कर नहीं सकता, वो उसके हैंड्स के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश के देश का माहौल विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग है, क्योंकि कोई भी स्टेट हो वहां सीएम हो, स्टेट प्रेसिडेंट हो, वो अपने हिसाब से बहुत कम डिसीजन ले पा रहे हैं। आज ऐसा माहौल देश में भारतीय जनता पार्टी का बन गया है, तो ये तो तय है कि सीएम कोई भी बने वो कहीं ना कहीं पूरी तरह सेंट्रल लीडरशिप से बंधा रहेगा। हालांकि ये भी तय है, माना जा सकता है कि जैसे अगर वो सीएम रेस से बाहर है तो उसके उतने नाम उसमें इंडक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर सीएम है तो वहां इतना उसको फ्री हैंड मिल जाता है कि अपने जो बहुत करीबी लोग हैं उनको वो उसमें ला सके। आपने पिछले बार देखा होगा कि शिवराज सिंह जी ने कि जो बहुत करीबी लोग थे, केवल 5 मंत्री बने जब 2020 में उन्होंने शपथ ली, तो उसमें आपने देखा बहुत सारे उनके करीब लोग दूर हो गए। दूसरी बात आपने देखी होगी कि बाद में जो विस्तार हुआ तो भी अपने कई करीबियों को वो नहीं ला पाए, चाहे रामपाल सिंह का जिक्र करूं या फिर राजेंद्र शुक्ल का जिक्र करूं, ऐसे कई नेता थे जिनको वो अपने कैबिनेट में शामिल नहीं करवा पाए। तो इसका तात्पर्य क्या है कि सेंट्रल लीडरशिप इस चीज को देख रही है। देखिए अभी जो फोकस है बीजेपी का वो कहीं ना कहीं 2024 का इलेक्शन है, और मध्य प्रदेश में महिलाओं का जो रुख पार्टी की तरफ गया है इस चुनाव में, इसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी वो सब स्टेप उठाएगी जिससे कहीं ना कहीं उसको इसका लाभ हो। सबसे मजबूत अगर आधार शिवराज सिंह चौहान का आज दिख रहा है तो वो वही दिखता है कि इतने साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद उनका वो आइडिया जिसने महिलाओं को पार्टी की तरफ खींच दिया और एक जिजाइंटिक विक्ट्री मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली। आपने कहा क्या सेंट्रल लीडरशिप का रोल या स्टेट का रोल? देखिए मैं ये कहूंगा ये कॉम्बो है, ये कॉम्बो है दोनों का, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की स्कीम्स, उनकी पीपल कनेक्टिविटी, साथ ही प्रधानमंत्री जैसे बड़े लीडर का चेहरा, और एक बड़ा सवाल गारंटी पर गारंटी, यानी पीएम्स गारंटी ऑन गारंटीज ऑफ बीजेपी। ये एक बड़ी चीज पर मध्य प्रदेश के लोगों ने भरोसा किया। ये केवल नहीं कहा जा सकता कि पीएम का चेहरा चला, अगर पीएम का चेहरा चलता तो उतने रेसों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में भी सीट्स आती। यानी मध्य प्रदेश में जो असर है वो दोनों का मिला जुला है, दोनों फ्लेवर हैं, इसीलिए ये जीत इतनी स्वादिष्ट बन सकी है मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर कहीं ये हो सकता है
कि जो लीडर्स को अभी आपने देखा हो यहां मध्य प्रदेश में भेजा, इससे आज जो इस्तीफे हुए, इसने कहीं ना कहीं लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कंफ्यूज कर दिया है। अभी तक ये माना जा रहा था कि कोई एक होगा, उससे रिजाइन ले लेंगे और बकाया को कंटिन्यू कर देंगे और वहां पर बायपोल्स हो जाएंगे और सीएम बन जाएगा अगर शिवराज सिंह को नहीं लिया गया तो। लेकिन आज की स्थिति में कुछ ऐसा लग रहा है कि जितने चुनाव लड़े उनमें से केवल फग्गन सिंह को छोड़ दें, बकाया के सभी सांसदों ने अपनी लोकसभा मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया, 2 ने यूनियन मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया। इसका तात्पर्य क्या है कि दे रिटर्न टू मध्य प्रदेश, यानी कि अब वो मध्य प्रदेश की राजनीति में, हालांकि ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन तक तो आ ही गए हैं, अब इनके कैडर के हिसाब से क्या इनको कैबिनेट में जगह मिलेगी मध्य प्रदेश के में, एक बड़ा सवाल। क्या इनको कैबिनेट से दूर रखा जाएगा या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में कहीं उनको व्यवस्थित किया जाएगा, ये भी एक सवाल। लेकिन 163 सीट जीतने से भले ही कुछ नए एमएलए जीत के आए हैं, कुछ ऐसे चेहरे भी इस बार जीते हैं जो कई बार के एमएलए हैं। तो जो पिछले बार 12 लोग कम हुए पिछले बार से, उनमें से उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कुछ के नाम जो अभी मिनिस्टर हैं ड्रॉप भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको रीजनल बैलेंस बनाना महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में मुझे लगता है, इस सिलेक्शन में, कि शायद लीडरशिप का जो कोटा होता है कि भाई ये शिवराज के लोग, ये ज्योतिरादित्य के लोग, ये विजयवर्गीय के लोग, शायद ऐसा ना चले, क्योंकि ये चुनाव, ये वो फिल्म बनाने की जरूरत है, ये वो ट्रेलर होगा जिस ट्रेलर के आधार पर 2024 की बीजेपी की फिल्म हिट होने का, यानी कि तैयारी वही होगी इस मंत्रिमंडल में या मध्य प्रदेश के सीएम में, छत्तीसगढ़ के सीएम में, राजस्थान के सीएम में, आपको वो तस्वीर साफ दिखेगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, 2019 में तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, बावजूद यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 25 में से 25 राजस्थान, 29 में से 28 मध्य प्रदेश, 11 में से 9 छत्तीसगढ़ में सीट जीती। कम से कम उसको रिटेन करने के लिए इस पूरी एक्सरसाइज में ये चीज, चाहे वो मध्य प्रदेश के मामले में हो या दोनों एडजॉइनिंग स्टेट सीजी और राजस्थान के मामले में हो, वो चीज आपको दिखेगी या सेंट्रल लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट अत्यधिक दिखेगा। और ये उस दिन ही तय हो जाएगा जिस दिन अगर कहीं यहां सीएम का चेहरा कोई दूसरा आ जाता है। ठीक है, प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। प्रमोद, अभी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि क्या इस बार जब सीएम का चयन हो जाता है तो सीएम अपनी टीम डिसाइड करेंगे या केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप होगा। और कुछ देर पहले प्रमोद जिक्र भी कर रहे थे सत्य प्रकाश जी आपके एक्सपीरियंस का, और आप भी पॉलिटिकली चीजों को बहुत बेहतर समझते हैं, तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, किस आधार पर डिसीजन होगा? क्योंकि कई जो कांग्रेस से नेता बीजेपी में शामिल हुए वो भी मांग करेंगे मंत्री पद की, कई इस बार जो केंद्रीय नेता जीते हैं वो भी मांग करेंगे, तो तमाम तरह के फैक्टर इस बार देखने को मिलेंगे। देखिए, इस बार जो मंत्रिमंडल रहेगा उसमें महिलाओं की संख्या जो पिछली मंत्रिमंडल था उसकी अपेक्षाकृत ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको याद होगा इमरती देवी यानी बाई इलेक्शन 2020 में जो बड़ा उलटफेर हुआ था, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए तो जो मंत्रिमंडल खाली पड़े रहे, जो मंत्री हार गए थे, वो विभाग किसी को बट ना पाए। तो कुल मिलाकर इस बार महिलाओं की जो तादाद है वो मंत्रिमंडल में बढ़ेगी। आधी आबादी को सम्मान देने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि महिला बाल विकास हो या दूसरे और जो विकास हो वो महिलाओं को दिए जाएंगे। नाम कौन कौन सी होंगी महिलाएं? देखिए, अब मालनी गौड़ हो सकती हैं जो 3-4 बार की विधायक हो गई हैं और बड़े लंबे मार्जिन से जीतती हैं। इंदौर 4 से वो विधायक जीत कर आती हैं। उनके जो हस्बैंड स्वर्गीय देखिए लक्ष्मण सिंह गौड़ भी मिनिस्टर रहे हैं। और इसके अलावा आप जाएंगे तो अर्चना चिटनीस जो पूर्व मंत्री हैं, पिछला 18 का चुनाव हार गई थी लेकिन इस बार फिर से जीती हैं और वो सीनियर हैं। इसके अलावा भोपाल में आप पाएंगे तो कृष्णा गौर जैसे बड़े चेहरे हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए, रीति पाठक को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जो ट्रेंड रहा है बीजेपी का, हालांकि इस बार सारे ट्रेंड तोड़ दिए हैं, लेकिन हमेशा चर्चा तो होती रहती इतिहास की, जो बीता हुआ कल है। तो कभी कोई सांसद को अचानक से मिनिस्ट्री बड़ी नहीं दी गई है,
तो उनको विधायक बना दिया है, ये बड़ी बात है। आगे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मिनिस्ट्री की मुझे उतनी संभावना उनकी प्रबल नहीं नजर आ रही, क्योंकि उनसे ज़्यादा सीनियर और हाई परसेंटेज मार्जिन वोट से जीतने वाली कई और महिलाएं नजर आ रही हैं। अब एक बात साफ हो चली है कि कई दिग्गज नेता हैं जो बिल्कुल सीएम पद के थोड़ी बहुत नहीं पूरी तरीके से प्रबल दावेदार हैं, लेकिन उन्हें देखिए सभी को तो सीएम की कुर्सी नहीं मिल पाएगी, ये यथार्थ है। और उन्हें मंत्री पद से ही अपने आप को संतुष्ट करना होगा, और बीजेपी उनको संतुष्ट भी करेगी। वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं? देखिए कैलाश विजयवर्गीय, इसके बाद आएंगे गोपाल भार्गव, आगे चलिए फिर नरेंद्र सिंह तोमर, और फिर आएंगे आप तो राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नाम हैं। ये बिल्कुल आप देखेंगे तो टॉप कुर्सी के लिए दावेदार है। और यदि ये भी नहीं है कि कोई यदि मुख्यमंत्री भी बना दो तब भी सब एडजस्ट हो जाए, तो नॉट पॉसिबल। सब एडजस्ट तो नहीं होंगे, तो बाकी सबको तो मंत्री बनकर ही अपना मन मारना होगा, भले ही वो ख्वाब कुछ भी सजा लिए हो, और सबको अधिकार भी होता है। और इस बार आसानी क्या होगी मैं बता देता हूँ आपको। 12 मिनिस्टर हार गए, 18 में 13 हारे थे, और 23 में 12 हार गए। बड़े कौन कौन से चेहरे हैं? नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, राजवर्धन दत्तीगांव, इसके अलावा आप पाएंगे गौरी शंकर बिसेन, राहुल लोधी और महेंद्र सिंह सिसोदिया, इसके अलावा रामकिशोर काबरे। तो ये जो बड़े चेहरे हारे हैं, तो आसानी होगी जो वेटिंग इनमें थे उनको जगह देना, और कम से कम 12 जगह तो एक तरीके से जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको एकदम फ्रीडम मिल गई कि 12 नाम मैं तय कर सकता हूँ। अब उसके लिए सीनियरिटी के आधार पर आप देखें तो बहुत सारे पुराने जो पूर्व मंत्री हैं जो कतार में खड़े थे, मिनिस्टर बन नहीं पाए, ऑपरेशन लोटस में उनका बड़ा योगदान रहा, तो उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन उससे भी एक और अच्छी बात यह है कि कई पूर्व मंत्री चुनाव हार भी गए। रामपाल सिंह राजपूत उसमें से एक देख लीजिए। ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो चुनाव हारे हैं, और कई सीनियर जो थे जो दावेदारी में थे, उनका या तो एक इक्का दुक्का का टिकट कट गया या फिर कोई चुनाव लड़ गया, या किसी ने दल बदल कर लिया, तो आसानी होगी। एक और नाम मैं भूल गया, वो जयंत मलैया है। जयंत मलैया पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रहे और इस बार चुनाव जीत कर आए, 18 में हार गए थे। तो ऐसे कई तो ऐसे नाम हैं जो श्योर हैं कि उनको मिनिस्टर बनाना ही पड़ेगा, जो सीएम की कुर्सी की दावेदारी कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, और वो डिजर्व भी करते हैं, तो उनको तो मंत्री पद दिया जाएगा। बाकी और जो फ्रेश हैं और 3-4 बार के विधायक बन गए, तो कई को अपना मन मारना पड़ेगा, वो नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखिए सीमित जो मंत्री मंडल की सीट हैं वो सीमित होती है। कई जो मिनिस्टर थे वो मिनिस्टर बने रहेंगे, कई जो दिग्गज एमपी की पॉलिटिक्स में वापस आए हैं, उन्हें जिन्होंने केंद्र की राजनीति से जिन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया है, उनका क्या होगा। लेकिन इतना साफ है कोई उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, यदि वापस मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाने का ट्रेंड लौटता है तो, या फिर बड़े पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री दी जा सकती हैं। तो अब ये, लेकिन इन सब के बीच में ये देखिए अलग अलग कयासबाजी है, अलग अलग प्रेडिक्शन है, ये अलग अलग संभावनाओं के दौर है जो हमेशा खुले रहते हैं, और जब तक फैसले ना हो जाए। लेकिन उससे पहले बड़ा फैसला होना है सीएम को लेकर। हालांकि जिस तरीके से बाकी तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? गोपाल भार्गव, वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और रीति पाठक, ये दिल्ली पहुंच गए। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली कौन नहीं गया है? जो कुर्सी पर काबिज है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वो अपने काम में एक अलग ही देखिए मैसेज देने की उनकी कोशिश है, और वो अपने तजुर्बा और अपनी वर्किंग से अलग ही जो देखिए समीकरण है वो बदलने का उनका हमेशा से देखिए उनका इतिहास रहा है, और वो अपनी दावेदारी अलग टाइप से करते हैं, वर्किंग दिखाकर। आज छिंदवाड़ा चले गए, सीधा लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी, मैसेज देने की कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अगेन प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो 24 में इलेक्शन होना है उसके लिए वो काम करने लगे, और वो एमपी में ही काम करेंगे। 29 की 29 जितानी है। अब बताइए बीजेपी क्या करेगी? उन्हें चीफ मिनिस्टर के लिए बरकरार रखेगी, चीफ मिनिस्टर से हटाएगी, तो वो दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं है। वो 29 लोकसभा सीट जिताने के लिए काम करेंगे। तो एक जो कोई नहीं कर रहा है वो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वो यहां से वो काम कर रहे हैं जो दिल्ली वालों को पसंद है। तो एमपी की सियासत इस वक्त उलझ गई है। इस उलझन को कैसे सुलझाया जाएगा ये दिल्ली वालों को बखूबी आता है। और जो पॉलिटिकल जानकार है सत्यप्रकाश जी अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैं ये कहूंगा
कि फैसला इतना आसान नहीं है। देश का दिल है मध्य प्रदेश, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर के लिए कितनी उलझनें होती रही। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उमा भारती चीफ मिनिस्टर बनती हैं, इस्तीफा दे देती हैं, बाबूलाल गौर बनते हैं, फिर उनका इस्तीफा किस प्रकार से होता है, फिर मुख्यमंत्री नाटकीय ढंग से कौन बनता है, उमा भारती नहीं बन पाती है, उनका क्या गुनाह था वो जाने। लेकिन जिन्होंने सत्ता में बीजेपी को मध्य प्रदेश में लेकर आए वो नहीं बन पाई। फिर इसके बाद लगातार शिवराज सिंह चौहान बनते रहे, 18 में सरकार चली गई। लेकिन आप देखिए 18 में जब 2020 में बड़ा उलटफेर हुआ तो जिसके नेतृत्व में सरकार चली गई वो चीफ ने उनको फिर से शिवराज सिंह चौहान को चीफ मिनिस्टर बनाएगा। ये पहली बार ऐसा एमपी की पॉलिटिक्स में पात देखा गया। तो ये उनका एक पॉलिटिक्स से कनेक्शन है, उनका कहा जाता है किस्मत में है उनकी। और यदि वो तब उस वक्त चीफ मिनिस्टर बन गए, क्योंकि ये बात सही है कि जितने देखिए विधायकों के बहुमत सीएम शिवराज दिला सकते, बाकी उतना नहीं। हालांकि बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करती है और वो प्रेशर पॉलिटिक्स कतई नहीं करती है। लेकिन एक बात सही है कि एमपी में पकड़ शिवराज की बहुतायत है, बाकी सब यदि चलिए ठीक है प्रमोद, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथों होगी, कौन मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी। तमाम तरह के कयास तो हैं और चर्चाएं भी लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। प्रमोद और अजय आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।